दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और हम भी 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और हम दोनों मिलकर एक साथ तैयारी करते हैं। और चलिए, आज का टॉपिक है कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है। पूरे बेसिक से आप सभी को बताए थे। और अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम विनती करते हैं आपसे कि आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरा 100% हम देकर उस टॉपिक को समझाने का प्रयास किए हैं। अभी आप लोगों को क्रिस्टलीय के प्रकार हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार 4 है, यानी 4 भागों में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखिए, 4 भाग में कौन कौन सा। पहला होता है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और तीसरा होता है सह संयोजक क्रिस्टलीय ठोस। और चौथा होता है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो 4 प्रकार का ठोस होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस में कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, संयोजक ठोस और धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। ये 4 प्रकार के आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए, पहला प्रकार समझते हैं, आयनिक ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, क्या है? तो आयनिक ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, आयनिक ठोस किसे कहते हैं। आयनिक सॉलिड। ठीक है, इसका इंग्लिश आयनिक सॉलिड। आयनिक ठोस क्या है? तो आयनिक ठोस आप एक भाषा में समझिए कि जो धन आयन एवं ऋण आयन से मिलकर बंधा हुआ रहता है, यानी मिलकर जुड़ा हुआ रहता है, उसी को आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है, तो आयनिक ठोस आप लोगों को समझना है। ठीक है, जो धन आयन, ठीक है, धन आयन मतलब समझते हैं कि जो धनात्मक पॉजिटिव चार्ज, जो धन आयन यानी धन आयन और ऋण आयन से मिलकर यह बंध बना हुआ रहता है। बंध का मतलब एक बॉन्ड पे बना हुआ रहता है। ठीक है, तो उसी को हम आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि NaCl हो गया। ठीक है, NaCl हो गया। NaCl का मतलब आप समझते होंगे कि यह नमक का सूत्र होता है। ठीक है, NaCl, जिसे हम नमक भी कहते हैं, और इसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड। तो आप सभी को पता होगा कि Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, Na पर क्या होता है? तो Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि यह Na पर इसलिए प्लस चार्ज होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और जो त्यागता है इलेक्ट्रॉन को, जो अपने से निकाल देता है इलेक्ट्रॉन को, उस पर प्लस चार्ज होता है, और जो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन को, उसमें माइनस चार्ज होता है। ये आप लोगों को पता होगा पहले से। ठीक है, तो जो त्यागता है उस पर प्लस चार्ज होता है, जो ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज होता है। यानी सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। तो यही हो गया। ये समझे कि नहीं? जरूर समझे होंगे।
तो वही लिखना है आप लोगों को कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस, क्या लिखना है, तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस जो धन आयन तथा ऋण आयनों से मिलकर बंधा हो और यह प्रबल कुलामी बलों से बंधा हो। ठीक है, प्रबल कुलामी बल क्या आता है, आप सभी को कुलाम का नियम पता होगा। ठीक है, कुलाम का नियम आप जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो ये प्रबल कुलामी बल यानी मजबूत कुलामी बल से बंधा होता है और उसी को हम आयनिक ठोस कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, यहाँ लिखना है वैसा क्रिस्टलीय ठोस, वैसा क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जो धन आयन यानी धन आयन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, धन आयन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, धन आयन तथा ऋण आयन से मिलकर बंधा या मिलकर जुड़ा हो, आप लिख सकते हैं मिलकर जुड़ा हो। ठीक है, मिलकर जुड़ा हो तथा यह प्रबल कुलामी बल से बंधा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। यहाँ आयनिक ठोस नहीं होना चाहिए, यहाँ आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है। तो आप समझ जाइएगा कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस यानी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो बंधा हो उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, ये समझे कि नहीं, ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। देखिए आयनिक क्रिस्टलीय ठोस क्या है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, तो लिखना है आप लोगों को वैसा क्रिस्टलीय ठोस। ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का ही प्रकार है ना। देखिए परिभाषा आप कैसे लिखिएगा, समझिए कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस, ये क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है, इसलिए हम क्रिस्टलीय ठोस लिख रहे हैं। तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस जो धन आयन, जैसे कि यहाँ आप लोगों को उदाहरण में बताए थे कि Na पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज होता है, जो धन आयन तथा ऋण आयन से मिलकर जुड़ा हो, ये दोनों जुड़ा हुआ है, ये दोनों जुड़ने के बाद ही नमक का निर्माण हुआ, NaCl का एक निर्माण हुआ। ठीक है, तो जुड़ा हो तथा यह प्रबल कुलामी बल से बंधा हो, ये एक कुलाम का नियम के आधारित पर ये बंधा हुआ है, तो उसी को हम आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका गुण समझते हैं। ठीक है, गुण क्या होता है, तो गुण में लिखना है कि यह इसमें धन आयन तथा ऋण आयन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यह लिखना है, अगर गुण पूछेगा तो क्या लिखेगा, लिखना है यह धनात्मक तथा ऋणात्मक से जुड़ा होता है। ठीक है, यह धनात्मक तथा ऋणात्मक से जुड़ा हुआ रहता है। और दूसरा लिखना है कि यह ठोस होता है, यह ठोस होता है। ठीक है, जो आणविक ठोस है, आयनिक ठोस जो है, आयनिक क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है, वह एक कठोर होता है, कठोर होता है या ठोस होता है, आप वही लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कठोर लिख सकते हैं, कठोर। इसका द्रव्यमांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, द्रव्यमांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। द्रव्यमांक और क्वथनांक के बारे में भी आप क्लास 10th में ही पढ़े होंगे। ठीक है, इसका द्रव्यमांक एवं क्वथनांक क्या होता है, तो उच्च होता है, उच्च होता है। ठीक है, उच्च होता है। तो ये हो गया। और चौथा अंतर वेरी इंपॉर्टेंट है, चौथा गुण तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए NaCl जो होता है वह क्या होता है, तो वह ठोस अवस्था विद्युत का कुचालक होता है। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए NaCl जो होता है, जो नमक होता है, वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक क्यों होता है, क्योंकि यह जब ठोस अवस्था में रहता है ना NaCl, जैसे कि नमक आप मान लीजिए, जब ठोस अवस्था में रहेगा ना, इसका इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन स्थिर ही रहता है।
और जब इसको द्रवित किया जाता है, जब इसे घोल दिया जाता है, तो Na भी अपने आप मतलब कि ऐसे ऐसे दौड़ने लगेगा और Cl भी दौड़ने लगेगा। यानी हम कह सकते हैं कि द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। आप जब नमक को घोलिएगा ना एक किसी बीकर में, बर्तन में, तो आप उससे करंट उत्पन्न मतलब करंट फ्लो कीजिएगा ना, उससे मतलब करंट, तो वहां हो जाएगा क्या, तो सुचालक हो जाएगा। लेकिन जब उसे ठोस अवस्था में रखिएगा जैसे कि डायरेक्ट नमक, तो वह कुचालक होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह आप लिख लेंगे, ठीक है। अभी इसमें दिख रहा है आप लोगों को, हाँ चलिए लिख लेते हैं, चौथा पार्ट यह दिख जाएगा। तो लिखना है, यह द्रव अवस्था में विद्युत का, द्रव नहीं पहले ठोस लिखते हैं, ये ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक एवं द्रव अवस्था में सुचालक, ठीक है, सुचालक होता है। आप समझ गए इसका कारण क्यों होता है, सुचालक क्यों होता है कुचालक। तो हम उम्मीद करते हैं यह आयनिक ठोस आप समझ गए होंगे, पूरे दिमाग में फिट हो गया होगा। अब चलते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, फिर उसी प्रकार से उसी कॉन्सेप्ट उसी बेहतरीन के साथ हम आप लोगों को आणविक ठोस भी पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसका उदाहरण भी लिख लीजिए, जो कि आयनिक ठोस का उदाहरण एग्जाम्पल अगर आपसे पूछिएगा तो NaCl हो गया, KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आप एग्जाम्पल लिखिएगा, और ये दोनों एग्जाम्पल बहुत बार पूछा भी जाता है। चलिए अब समझते हैं आणविक ठोस क्या होता है, आणविक क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ सही आ रहा है वीडियो, यहाँ सही आ रहा है, हेडिंग देना है आप लोगों को क्या, तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। अब आणविक ठोस इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आप आणविक ठोस यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका इंग्लिश से होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आणविक ठोस क्या होता है, ठीक है, आणविक क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हम आयोडीन लेते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल की मदद से समझिए, जैसे कि हम आयोडीन लेते हैं, ठीक है। आयोडीन आप सभी जानते हैं कि आयोडीन पर माइनस चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। जो त्यागता है उस पर प्लस चार्ज होता है, जो ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज होता है। ये बार बार आप लोगों को बता रहे हैं। ये जो आयोडीन होता है इस पर माइनस चार्ज होता है, और माइनस चार्ज हो जाता है तो कितना, तो एक माइनस चार्ज होता है, एक, यानी एक माइनस पर एक पावर होता है इसमें, ठीक है। आयोडीन यानी एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज होता है। और ये जब आयोडीन के परमाणु, ठीक है, आयोडीन ना कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि दो आयोडीन ले लिए हम, ठीक है, दो आयोडीन ले लिए हम, एक यहाँ आयोडीन एक यहाँ आयोडीन, इस पर भी माइनस चार्ज होता है, इस पर भी माइनस चार्ज होता है। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि आयोडीन में सिर्फ एक अणु ही भाग लेता है, ठीक है। अणु कह लीजिए या अक्रिय गैस कह लीजिए, अक्रिय गैस जितना भी हीलियम वगैरह सब है ना, अक्रिय के हीलियम सब है, तो वो भी इसमें भाग लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही समझिए कि आयोडीन का अणु भाग लेता है, यानी आप कह सकते हैं कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, वैसा क्रिस्टलीय ठोस है जो अवयवी कण, ठीक है, अवयवी कण का एक अणु, अवयवी कण का अणु एवं अक्रिय गैस का परमाणु भाग लेता है, उसी को हम आणविक ठोस कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, चलिए इस परिभाषा लिखते हैं, फिर आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। तो लिखना है वैसा क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, वैसा क्रिस्टलीय ठोस, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब क्या होता है, चलिए अवयवी कण भी समझाते हैं। अवयवी कण होता है कि जैसे कि आयोडीन है, आयोडीन भी तो बहुत सारा कण से मिलकर बना होता है, आखिर जैसे हीलियम हो गया, हीलियम भी तो बहुत सारा कण से मिलकर बना होता है, तो वही हो गया अवयवी कण। उसका मुख्य कण क्या है, तो वही लिख रहा है जिसका अवयवी कण, जिसका अवयवी कण अणु या, ठीक है, अणु या अक्रिय गैस के परमाणु
ठीक है, अणु या अक्रिय, दिख रहा है ना आप लोगों को, अक्रिय गैस का परमाणु हो। ठीक है, अणु हो या अक्रिय गैस का परमाणु हो। अणु और परमाणु का मतलब समझिए। ठीक है, अणु और परमाणु सब चीज आप लोगों को बेसिक से समझा देंगे। ठीक, अणु समझिए और परमाणु समझिए। आप लोगों को यहाँ देखने में, जैसे कि आप इसको शब्द को देख रहे हैं तो आप लोगों को लगता होगा अणु, अणु मतलब होता है छोटा। नहीं, अणु मतलब बड़ा होता है, परमाणु मतलब छोटा होता है। और परमाणु के ही 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अणु होता है छोटा। जैसे अणु ले लीजिए, H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये अणु है। ठीक है, ये अणु है। और परमाणु क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सभी क्या है, उस ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी परमाणु है। ठीक है, परमाणु में एक ही कण भाग लेते हैं, जबकि अणु बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और परमाणु के भी 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके भी 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कुछ नहीं चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल पर न्यूट्रल चार्ज होता है। और आवेश कितना होता है, चलिए इसका भी हम लिख देंगे। आप चलिए विस्तार से बता रहे हैं तो बताइए देते हैं। जैसे कि आवेश, चार्ज और मास। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ? हाँ, दिखना चाहिए। ठीक है, चार्ज और मास। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछेंगे, यहाँ लिख देते हैं CHARE, चार्ज और मास। ये याद रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को सहायता मिलेगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का पूछेगा, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन का हो गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, सॉरी चार्ज कितना हो जाएगा, आवेश कितना है, तो यहाँ माइनस आप दीजिएगा। ठीक है, ये इसका एक अच्छी मतलब उसका मतलब गुण ही होता है कि यह माइनस लेकर आता है। और यहाँ जो मास होता है इसका मास होता है 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक है, ये होता है। तो प्रोटॉन की बात किया जाए तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पर होता है, यहाँ प्लस हो जाता है, और 10⁻⁻19 कूलाम, कूलाम नहीं, हाँ कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम होता है यहाँ, यानी प्लस में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसका चार्ज कितना होता है, सॉरी मास कितना होता है, 6.672 गुना 10⁻⁻27 kg, ये हो गया। और इसका जो न्यूटन पर 0 होता है चार्ज, और इस पर भी 0 होता है, और यहाँ जो होता है इसकी के बराबर होता है। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये आप याद रखेंगे, और हमको भी याद रखना है। ठीक है, हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको भी याद रखना है। अब समझते हैं क्या, तो ये तो आप लोगों को परिभाषा लिखवा दी है, यानी वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण अणु या अक्रिय गैस का परमाणु हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, उसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि आयोडीन, ठीक है, आयोडीन ले सकते हैं, उसके बाद HCl ले सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल है। और आयोडीन भर के एग्जाम में पूछा जाता है कि आयोडीन किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, तो वह आणविक क्रिस्टलीय ठोस है, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आणविक ठोस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, सॉरी, आणविक और आणविक समझ में आ गया। अब देखते हैं कि आणविक ठोस के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, आणविक ठोस के भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से, कितने प्रकार हैं आणविक ठोस के प्रकार? ठीक है, आणविक ठोस के प्रकार, आणविक ठोस के कितने प्रकार हैं, तो इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा? एक होता है ध्रुवीय,
ध्रुवीय आणविक ठोस दूसरा होता है अध्रुवीय आणविक ठोस और दूसरा होता है हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस होता है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। पहला होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है, पहला होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है अध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा आता है हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। ये तीन प्रकार के ठोस होते हैं, यानी आणविक ठोस के प्रकार कितने हैं? तो आणविक ठोस के प्रकार तीन हैं। कौन कौन सा? ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस और हाँ तीनों को। तो हम एक एक करके इसको भी समझा लेते हैं, ठीक है। इसको समझाने के बाद हम ये और ये दोनों को समझाएंगे, ठीक है। पहले हम इसको समझा लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं, ठीक है। अब समझते हैं क्या आणविक ठोस के प्रकार। आणविक ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार, ठीक है। यह कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि ध्रुवीय, अध्रुवीय और सहसंयोजक आवंधित हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस, ठीक है। तो पहला क्या होता है? तो पहला होता है ध्रुवीय, ध्रुवीय, ध्रुवीय क्या? तो ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। तो पहला होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। इसका इंग्लिश होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो ये होता है। तो ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? सबसे पहले आप समझिए कि जैसे ध्रुवीय क्या होता है। ध्रुवीय का मतलब होता है कि इधर भी कोई एलिमेंट रहे और इधर भी कोई एलिमेंट रहे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि यहाँ HCl हो गया, ठीक है, H हो गया और प्लस Cl हो गया। आप सभी जानते हैं कि H पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है। या आप उससे आसान ले सकते हैं कि Na आपको ज्यादा याद रहेगा। Na पर क्या होता है? तो आंशिक रूप से प्लस चार्ज होता है और Cl पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज होता है। ये होता है, ये हो गया। अब इसको हम बॉन्ड से इसको एक दूसरे को जोड़ दिए। क्या हो गया? बॉन्ड से हम जोड़ दिए एक दूसरे को। जोड़ने के बाद आप देखिएगा कि जिधर ऋणात्मक होता है ना, वो अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, ठीक है। मान लीजिए कि इधर ये क्या है? ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो ये क्या करेगा? ये जो ऋणात्मक है ये क्या करेगा? ये अपनी ओर खींचेगा और धनात्मक भी है वो अपनी ओर खींचेगा, यानी एक दूसरे को खींचा खींची करेगा। और खींचने के बाद इसमें जो Cl पर जो माइनस चार्ज होता है वह अपनी ओर ज्यादा खींचता है, उस पर ज्यादा शक्ति रहता है। तो इसलिए इसका जो होना चाहिए यहाँ, ठीक है, होना चाहिए कहाँ? तो होना चाहिए यहाँ। लेकिन यह जो यहाँ आ जाता है, ठीक है, यहाँ आ जाता है, यानी इस पर सट जाता है। तो वही हो गया। इसी को जब ये सट गया, ये जो सट गया, उसी में ध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण होता है। ध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण होता है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये जो सट गया ना, तो उसी के कारण ये जो अपनी ओर एक तरफ हो गया, एक तरफा हो गया, तो इसी के कारण ध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण होता है। चलिए परिभाषा देखते हैं। चलिए देखते हैं। लिखना है वैसा ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। तो वैसा ध्रुवीय आणविक ठोस जिसका अवयवी कण, ठीक है, जिसका अवयवी कण आप लोगों को बताए थे कि
जिससे मिलकर बना होता है। ध्रुवीय अणु हो उसे क्या कहते हैं, अणु हो तथा वांडर वाल से बंधे हो, उसे वांडर वाल के बारे में भी समझाते हैं। ठीक है, उसे ध्रुवीय अणु कहते हैं, ध्रुवीय आणविक कहते हैं, सॉरी आणविक है, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, ये सब लिखेंगे। तो परिभाषा है कि ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, तो लिखना है कि वैसा ध्रुवीय आणविक ठोस जिसका अवयवी कण ध्रुवीय अणु हो तथा वांडर वाल से बंधे हो, उसे हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं NaCl हो गया, HCl हो गया, KCl हो गया। ये भी सॉलिड अवस्था में होना चाहिए, ना कि सॉलिड अवस्था में होना चाहिए, सॉलिड अवस्था में होना चाहिए, सॉलिड अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी आप लोगों को समझ में। हाँ, वांडर वाल क्या होता है, चलिए वांडर वाल समझते हैं। जैसे कि NaCl लिख दिए, यहाँ भी NaCl लिख दिए, यहाँ भी NaCl लिख दिए, ये हो गया। हम लगातार इस प्रकार लिख दिए हैं। लिखने के बाद यहाँ आप सभी जानते हैं कि यह डेल, इसका संकेत क्या होता है, डेल होता है। और डेल का मतलब होता है कि आंशिक रूप। ठीक है, डेल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, डेल होता है। और डेल का मतलब होता है, डेल देखिए दो प्रकार से भी लिखा जाता है, एक इस प्रकार से। ठीक है, तो डेल एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। डेल का मतलब होता है आंशिक रूप से, यानी इसमें आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज है और इसमें आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज है। इसमें भी आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज है और इसमें आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज है। आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज है और आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज है। ये हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसको हम बंद से जोड़ देते हैं, यानी एक दूसरे को सबको हम जोड़ देते हैं। और ये जोड़ दिए ना, सब एक दूसरे को जोड़ दिए और इसी को जोड़ दिए। और जोड़ने की प्रक्रिया को हम, यानी सभी तत्व, यानी धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक सभी को जोड़ दिए, इसी को हम वांडर वाल कहते हैं। यानी यही जो है, यही जो वांडर वाल से बंधे होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि वांडर वाल भी आप समझ गए होंगे। हालांकि ये 11th का टॉपिक है, वांडर वाल किसे कहते हैं, तो ये 11th का टॉपिक है। अगर आप 11th भी नहीं पढ़े ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार 4 होते हैं, आणविक ठोस के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय। चलिए अब अध्रुवीय के बारे में समझाते हैं। यहाँ हो जाएगा ना, यहाँ दिख जाएगा ना, आप लोगों को दिखना चाहिए। हाँ, चलिए दिख जाता है। चलिए आणविक ठोस समझते हैं। इसका नाम क्या है, तो वांडर वाल, वांडर वाल। ठीक है, ये वांडर वाल है। तो चलिए हम समझते हैं कि अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस, इसका इंग्लिश होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, समझिए अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। दूसरा प्रकार है, ये पहला प्रकार है। ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्या होता है। तो समझिए कि जैसे कि यहाँ आप समझे थे कि वैसा ध्रुवीय आणविक ठोस जिसका अवयवी कण ध्रुवीय अणु हो। ठीक है, तो इसमें लिखना है कि वैसा आणविक ठोस है। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, तो वैसा अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, वैसा अध्रुवीय आणविक ठोस जिसका अवयवी कण अध्रुवीय हो। ठीक है, तो वही लिखना है, इसका जस्ट ऑपोजिट लिखना है। तो वैसा
अध्रुवीय आणविक ठोस जिसका अवयवी कण क्या हो, जिसका अवयवी कण अध्रुवीय अणु हो। ठीक है, अध्रुवीय अणु से ये मिलकर बंधा होता है, अंदर अध्रुवीय अणु से मिलकर जुड़ा होता है, अध्रुवीय अणु हो एवं सहसंयोजक बंध से बंधा हो। ठीक है, एवं सहसंयोजक बंध से बंधा हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे सहसंयोजक भी पढ़ाएंगे। ठीक है, उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं, या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, आप ले सकते हैं कि चलिए पहले हम समझाते हैं सहसंयोजक बंध क्या होता है। देखिए, सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। देखिए, बंध को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन, एक होता है कि 10th में भी आप पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि बंध हो गया, बंध दो बॉन्ड दो प्रकार के बांटा गया है, एक आयनिक ठोस, आयनिक बंध एक होता है सहसंयोजक बंध। ठीक है, आयनिक बंध क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, यानी कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है तो कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो उसी को हम आयनिक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध क्या है, तो सहसंयोजक बंध होता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कैसे होता है, जैसे कि कार्बन के पास कितना होता है, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ये चारों जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए पूरा तो हो गया इसका, यानी यह पूरी तरह से बंध बना लेगा, फिर दूसरा भी आएगा, फिर 4 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी यह एक दूसरे को बंध बना लेता है, और यहाँ भी कार्बन रहेगा तो यह भी एक बंध बना लेगा, यहाँ भी कार्बन रहेगा तो यहाँ भी बंध बना लेगा, यहाँ भी कार्बन रहेगा तो यहाँ भी बंध बना लेगा। यानी इससे आप समझ लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है, सिर्फ ये साझेदारी करता है कि हाँ तुम हमको दो, हम भी, यानी तुम भी यहाँ रखो पैसा और हम भी रखते हैं, और हम दोनों मिलकर एक दुकान खोलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ये क्या होगा, साझेदारी हो गया, यानी साझा करता है, तो वही हो गया सहसंयोजक बंध। यानी आप लोगों को अगर एग्जाम में लिखना है कि सहसंयोजक बंध क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि जैसे कि हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन कैसे होता है, देखिए हाइड्रोजन पर मान लीजिए प्लस चार्ज होता है, और यहाँ भी हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों पर प्लस प्लस चार्ज ही होता है, यानी यह ध्रुवीय अणु का निर्माण नहीं कर पाएगा, और ध्रुवीय अणु का निर्माण कर पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, NaCl, जैसे कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और यहाँ बॉन्ड बनाता है, और यहाँ मान लीजिए इसका बीच का सेंटर है, ये क्या होता है, ऋणात्मक अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, तो इसीलिए यह जो Na पर है वो आंशिक रूप से इधर आ जाता है, लेकिन इन दोनों पर प्लस चार्ज ही है, जिसके कारण यह न तो उधर दे पाएगा न तो इधर दे पाएगा, यानी ध्रुवीय अणु का निर्माण नहीं हो पाएगा और ध्रुवीय अणु का निर्माण हो पाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन पर भी 2 चार्ज होता है, माइनस माइनस होता है, यानी नाइट्रोजन पर समझिए कि माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन पर भी माइनस चार्ज होता है, और फ्लोरीन पर भी माइनस चार्ज होता है। ठीक है, यह भी इलेक्ट्रॉन का जो ध्रुवीय अणु का निर्माण नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पर भी सेम का चार्ज होता है, सेम चार्ज में कोई भी ध्रुवीय का निर्माण नहीं कर पाता है, और इसलिए यह अध्रुवीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, और ध्रुवीय आणविक ठोस भी आप समझ गए होंगे। हमें 100% मानते हैं कि आप लोगों को हम समझाने में कामयाबी किए। ठीक है, अब जो बचा है पहला हो गया ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और दूसरा हो गया अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा होता है हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद समझाते हैं। चलिए, कैमरा तो सही आ रहा है आप लोगों को, हाँ
ये क्या हो गया भाई, चलिए ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, समझते हैं कि हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस क्या होता है। हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस, ठीक है। तो क्या है, तो हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्या, इसको क्या कहते हैं, सी, ठीक है। हाइड्रोजन को